क्या कोई बच्चा इतना भी समझदार हो सकता है? ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी की पेमेंट बढ़ा दूंगा, मानव ने कहा। उस बच्चे को बहलाने के लिए ये एक लाइन ही काफी थी। इस एक लाइन से ही मानव ने उस बच्चे को मना लिया था, जैसे वो अपने बेटे मोहन को अक्सर मना लिया करता था। जब मानव फोन को बस काटने ही वाला था, उस बच्चे ने किसी बड़े आदमी की तरह कहा, अंकल, मेरी मम्मी का ख्याल रखना, थैंक यू। फोन काटने के बाद ऋषु फिर से फोन को देखने लगा और गहराई से कोई बात सोचने लगा। जब यशिका कल रात वापस नहीं आई थी तो वो ठीक से सो नहीं पाया था। उसे चिंता हो रही थी कि सुबह कब वो अपनी मम्मी से मिल पाएगा। इसीलिए उसने स्कूल पर फोन करके झूठ बोल दिया था कि वो बीमार था, क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना था और उसकी टीचर ने भी उसकी बात मान ली। किंडरगार्टन में वो वैसा नहीं था जैसे वो अपनी मम्मी के सामने रहता था। किंडरगार्टन में उसे एक होशियार बच्चा माना जाता था। हालांकि उसकी माँ उसे वही मासूम बच्चा समझती थी और उसे बाकी 5-6 साल के बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी। पर उसकी टीचर्स और क्लासमेट्स जानते थे कि ऋषु कितना समझदार और होनहार बच्चा था। जब उसकी उम्र के बच्चों को 10 तक गिनती बोलने में भी परेशानी आती थी, तब वहाँ बड़ी बड़ी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना वो सीख गया था, जिसे सॉल्व करने में किसी हाई स्कूल के बच्चे को भी परेशानी आती है। ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर ये सच था। सच्चाई तो ये थी कि वो 7 साल का भी नहीं हुआ था और मेंसा इंटरनेशनल का मेंबर बन गया था। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के जीनियस को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। ये एसोसिएशन केवल उन्हीं लोगों को मेंबरशिप देता था जिनका IQ लेवल बहुत ज्यादा होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा IQ लेवल वालों के बीच ऋषु की उम्र सबसे ज्यादा कम थी। उसके और भी कई हैरान कर देने वाले राज अब तक छिपे थे, पर वो अपना ये चेहरा कभी अपनी मम्मी को नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि उसकी मम्मी के लिए तो वो एक मासूम सा राजा बेटा ही था। अगर ये संभव होता तो वो पूरी जिंदगी अपनी मम्मी का वही मासूम सा राजा बेटा बनकर ही रहता। हालांकि मानव को पूरी तरह ऋषु की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि मामला इतना सीधा तो नहीं था। उसे उस बच्चे पर थोड़ा शक हो रहा था। उसी समय मानव की नजर उस पुराने फोन पर गई जो उसके हाथ में था। उसने उस फोन के स्लॉट में से सिम कार्ड निकाला और फोन को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। वो मुड़ा, उसने गेट खोला और बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था उसके रात भर बाहर रहने से मानव रेसिडेंस के लोगों की रातों की नींद उड़ गई होगी। शिखा रात भर उसके घर लौटने का इंतजार कर रही थी, और तो और सुबह होने पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। वो पत्थर की तरह डाइनिंग हॉल में बैठी हुई थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वहां तोड़फोड़ करना चाहती थी। नौकर उसके गुस्से के कारण उसके आसपास भी नहीं फटक रहे थे। मानव का शेड्यूल फिक्स था। अगर उसके पास कोई बड़ा केस भी होता तब भी वो रात होने पर घर आ जाता था। वो इसीलिए आता था क्योंकि वो रोज डिनर अपने बेटे मोहन के साथ ही करता था। उसके बाद वो उसकी होमवर्क और रिवीजन करने में भी हेल्प करता था। वो सब आज तक नहीं बदला था, पर कल रात पहली बार उसने अपने बेटे को समय नहीं दिया था। मोहन पूरी रात नाराज रहा। उसने होमवर्क भी नहीं किया और डिनर करने से भी मना कर दिया था। उसे अपने पापा की आदत हो गई थी, और जब वो वापस नहीं लौटा, मोहन का मूड खराब हो गया। इसीलिए आज सुबह वो गुस्से में ही स्कूल गया था। उसे मोहन के लिए तो टाइम पर घर आ जाना चाहिए था। कल रात जो हुआ, क्या वो उसके लिए मोहन से ज्यादा जरूरी था? शिखा गुस्से से चिल्लाने लगी। गुस्से की वजह से शिखा का खून खौलने लगा। गुस्से में उसने दूध का ग्लास जमीन पर पटक दिया। ग्लास टूट गया और कांच के टुकड़े से एक नौकर को थोड़ी चोट भी लग गई।
छोटी मालकिन गुस्सा मत कीजिए, शायद बड़े साहब किसी जरूरी काम में व्यस्त होंगे, उस नौकर ने कहा। कौन सा काम? उसके लिए इतना जरूरी था कि उसे रात भर बाहर ही रहना पड़ा? शिखा जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। शिखा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जिससे वो बहुत प्यार करती है, उसे कोई उससे छीन रहा हो। शिखा को ये लग रहा था कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है आगे। शराब बहुत ही बुरी चीज है जो थोड़ी शराब ना पीने वाले इंसान पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर कर सकती है। दोपहर के 2 बजे यशिका की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली और उस महंगे से रूम में इधर उधर देखने लगी। वो याद करने की कोशिश करने लगी कि वो वहां क्यों आई थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था इस वक्त। यशिका अभी आधी बेहोशी की हालत में थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो कहाँ थी। उस ड्रग्स के कारण उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि रात भर उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस इतना याद था कि उस गुंडे ने उसे जबरदस्ती आधा ग्लास शराब पिला दी थी, जिससे वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, यशिका को कुछ भी याद नहीं था। उसे बहुत थकान हो रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ रात को हुआ क्या था। वो बिस्तर में बिना कपड़ों के क्यों थी? वो हैरान रह गई और बहुत डर गई। यशिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। उसने उठने की कोशिश की, पर उसके पैरों में बहुत दर्द होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए ये सब नया नहीं था। उसे समझ में आ रहा था कि ये सब प्यार के बाद होने वाला एहसास था। उसने उस ब्लैंकेट को उठाया जो उसने ओढ़ा था और देखा उसके पूरे शरीर पर कई निशान थे। उन निशानों को देखकर वो सहम गई। उसके शरीर पर बहुत जगह दांतों के काटने के निशान थे। उसने अपने आप को आईने में देखा। ऐसा लग रहा था उसके चेहरे को किसी ने रौंद दिया था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में उसे किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया था, पर अब वो 16 साल की लड़की तो नहीं थी। उस दर्द से उसे पता चल गया था कि उसके साथ कल रात को क्या हुआ था। यशिका सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगी जो उसके साथ कल रात हुआ था, पर उसे बस इतना ही याद आ रहा था कि उस गुंडे ने उसे शराब पिलाई और वो बेहोश हो गई। उसे बस मुन्ना ही याद। क्या ये सब उस मुन्ना ने किया था? ओह गॉड, यशिका ने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। किरण का उस गुंडे पर उधार था, तो इसका क्या मतलब था कि उसकी बड़ी बहन उस उधार को इस तरह चुकाएगी? यशिका हताश होकर डर के कारण कांपने लगी। जब यशिका वहां पत्थर की तरह खड़ी थी, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। यशिका, आखिर आप उठ गई। यशिका उस आवाज को सुनकर हैरान हो गई। उसने देखा एक औरत बैठी हुई थी। उसने ऑफिस ड्रेस पहना हुआ था और उसके बाल अच्छे से बंधे थे। उसके बाद क्या हुआ, जानेंगे आगे। सुनते रहिए पॉकेट FM। मैं हूं नेहा।